अरे राधा, ओ गुड्डी, जरा जल्दी करो भाई। कर तो रहे हैं, जरा भी चैन नहीं है क्या? सुबह सुबह लोगों के नाश्ते का टाइम होता है। मैं अपने ग्राहकों को इंतजार नहीं कराता, समझी? जानती भी हो मेरे पकौड़े खाने के लिए कैसे उतावले रहते हैं। पर आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो बापू? मैंने ठेली पर सब सामान रख दिया है। अब जाओ और अपने ग्राहकों को उनकी पसंद के पकौड़े खिलाओ। शाबाश बेटी, तेरे होते हुए तो देर हो ही नहीं सकती। अब जाओ भी, बेटी की तारीफों के पुल घर लौट कर बांध लेना। राजू बाजार में पकौड़ों की ठेली लगाता था। वह तरह तरह के पकौड़े बनाता था। आलू पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा, पालक और प्याज का पकौड़ा। वह सभी तरह के पकौड़े अच्छे बनाता था, पर उसके तीखी मिर्च के पकौड़ों की तो बात ही कुछ और थी। जो भी खाता तारीफ करता रह जाता। वाह भाई वाह, राजू पकौड़े वाले, तीखी मिर्च के पकौड़े का तो जवाब ही नहीं। तीखा है पर चटनी के साथ बिल्कुल भी तीखा नहीं लगता। अरे ये राजू पकौड़े वाले की स्पेशल चटनी है साहब, खास तीखी मिर्च के पकौड़ों के लिए तैयार की है। हाँ, तभी तो इतनी मजेदार है। राजू बाजार में राजू पकौड़े वाले के नाम से मशहूर था। सब उसे राजू पकौड़े वाला कहकर बुलाते थे और उसी से पकौड़ा खाना पसंद करते थे। ठेला लगाते ही ग्राहक जमा हो जाते थे और शाम होने से पहले ही सब पकौड़े बिक जाते थे, जबकि उसके आसपास पकौड़े बेचने वालों के पकौड़े शाम तक भी रखे ही रहते थे। इस राजू पकौड़े वाले के सारे पकौड़े शाम होने से पहले ही बिक जाते हैं और हमारे शाम तक भी नहीं बिकते। पता नहीं ऐसा क्या है इसके पकौड़ों में। है क्या मालकिन, तजुर्बा है तजुर्बा, पकौड़े बनाने का खास तजुर्बा। चुप कर, नौकर कहीं का। नौकरी मेरी करता है और तारीफ उस कमबख्त राजू पकौड़े वाले की। गलती हो गई मालकिन। पकौड़े बेचकर राजू की कमाई तो ठीक ठाक हो जाती थी। घर का खर्च निकाल कर कुछ पैसे बच भी जाते थे। इन बचे हुए पैसों को राजू बड़ा संभाल कर रखता था, क्योंकि इन पैसों से वह अपनी बेटी गुड्डी की शादी करना चाहता था। एक दिन राजू पकौड़े बेचकर घर आता है तो राधा से कहता है, अरे सुनती हो राधा, हाँ, सुन तो रही हूँ। कहो, क्या कहना है? कल गुड्डी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। गुड्डी को जरा अच्छे से तैयार करके रखना और मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करना। अरे, उसकी चिंता आप मत करो जी, खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। अगले दिन लड़के वाले गुड्डी को देखने आते हैं और गुड्डी उन्हें पसंद आ जाती है। फिर तो खुशी खुशी रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई आपकी गुड्डी हमें पसंद है, रिश्ता पक्का समझो। हमारे नवीन और गुड्डी की जोड़ी खूब जचेगी। अब शादी की तारीख भी तय कर लो तो अच्छा रहेगा। 2 महीने बाद कोई भी मुहूर्त देख कर शादी कर देंगे। हाँ, ये भी ठीक है, हमें मंजूर है। उस दिन के बाद राजू और राधा गुड्डी की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। गुड्डी के मन में तो हमेशा ही शादी का लड्डू फूटता रहता है, पर भगवान को शायद उनकी खुशी रास नहीं आती। कुछ दिन बाद राजू अचानक बीमार पड़ जाता है और महंगा इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। आखिरकार राजू की मौत हो जाती है। अब गुड्डी की शादी का क्या होगा जी? आप तो बीच मझधार में मुझे छोड़कर चले गए। बापू, लौट आओ बापू, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे बापू। राजू की मौत के बाद लड़के वाले कुछ दिन तो चुप रहते हैं, मगर फिर एक दिन राजू के घर आकर राधा से कहते हैं, हम चाहते हैं कि अब गुड्डी और नवीन की शादी कर दी जाए। हाँ, जो होना था वह तो हो गया। अब बच्चों की शादी में देरी करके क्या मिलेगा? पर भाई साहब ने हमसे जो दहेज देने का वादा किया था वह तो पक्का है ना? पूरे 10 लाख नकद देने की बात हुई थी उनसे। हाँ, मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझ गरीब के पास तो बस सूखी लड़की है बहन जी। बहन जी गई भाड़ में। अपनी सूखी लड़की को अपने घर में बिठा कर रखो, हम चले अपने घर। हाँ, यह शादी कभी नहीं हो सकती। हाँ, यह कहकर
लड़के के माता पिता निकल जाते हैं और राधा के कानों में उनकी बातें गूंजती रहती हैं। राधा की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं और वह चक्कर खाकर गिरने को ही होती है, मगर तभी गुड्डी उसे संभाल लेती है। बेचारी राधा माथा पकड़कर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, तेरे बापू क्या चल बसे, सब कुछ खत्म हो गया। 2 पैसे का धंधा खत्म हो गया और अब तेरी शादी भी टूट गई। निर्दयी भगवान को पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है गुड्डी। तुम खुद को संभालो माँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शादी तो अभी मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि बापू की जगह अब मैं पकौड़े बेचूंगी। पर तुझे तो केवल तीखी मिर्च वाले पकौड़े ही बनाने आते हैं बेटा। मैं वही पकौड़े बेचूंगी माँ। गुड्डी भी राजू की तरह तीखी मिर्च के अच्छे पकौड़े बना लेती थी, इसीलिए वह तीखी मिर्च के पकौड़े बेचने का फैसला करती है और अपने पिता की ठेली पर पकौड़े रख बाजार में पहुंच जाती है और आवाजें लगाती है, आइए आइए, तीखी मिर्च का पकौड़ा खाने के लिए आइए। खट्टी मीठी चटनी के साथ तीखी मिर्च का पकौड़ा खाएंगे तो मस्त हो जाएंगे। राजू पकौड़े वाले की जगह उसकी बेटी को पकौड़े बेचते देख लच्छो हंसने लगती है और कहती है, बाप तो चल बसा, अब बेटी आई है पकौड़े बेचने। देख लेना, इसके तीखी मिर्च के पकौड़े खाना कोई पसंद ना करेगा। हाँ। वो तो पकौड़े खाने के बाद ही पता चलेगा ना मालकिन। चुप कर, नौकर कहीं का, मालकिन से जबान लड़ाता है। गलती हो गई मालकिन। राजू पकौड़े वाले की ठेली देख कुछ पुराने ग्राहक ठेली पर चले आते हैं। कौन कौन से पकौड़े बेचती हो? मैं तो बस तीखी मिर्च के पकौड़े बेचती हूँ काका, एक बार खाकर तो देखो। हाँ हाँ, खिलाओ। जो ग्राहक गुड्डी के तीखी मिर्च के पकौड़े खाता हैरान ही रह जाता, खुशी से फूला नहीं समाता और तारीफ पर तारीफ करता जाता। ग्राहक कहता, वाह, ऐसे तीखे पकौड़े तो राजू भी नहीं बना पाता था जैसे तुम बनाती हो। बिल्कुल सही, तुम्हारा तीखा पकौड़ा तो खूब चलेगा, खूब। देखना, सब पकौड़े वाले फेल हो जाएंगे। कुछ दिन बाद यही होता है। लोग सब पकौड़े बेचने वालों को छोड़ गुड्डी के तीखी मिर्च के पकौड़ों पर टूटने लगते हैं। गुड्डी के पकौड़े धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। गुड्डी की यह कामयाबी देख लच्छो के तो बदन में आग ही लग जाती है। वह कहती है, यह कमबख्त छोकरी तो बाप से भी आगे निकल गई। सारी कमाई तो इसी की हो रही है, हम तो बस खामखा पकौड़े रख कर बैठे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। जो करना है जल्दी करो मालकिन, नहीं तो ना आप मालकिन रहेंगी और ना मैं नौकर। चुप कर, नौकर कहीं का, वो दिन कभी ना आएगा। एक दिन गुड्डी ठेली छोड़कर नल से पानी लेने जाती है तो लच्छो का नौकर चुपके से उसकी चटनी और पकौड़ों पर कोई दवा छिड़क आता है। फिर कुछ देर बाद जब ग्राहक गुड्डी के पकौड़े खाते हैं तो सबको उल्टियां आने लगती हैं। एक ग्राहक गुस्से से कहता है, अरे ये क्या खिला दिया तूने? पकौड़े खिला रही हो या जहर? ग्राहकों की यह हालत देख गुड्डी घबरा जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है। भगवान का वास्ता भाई, मैंने पकौड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया जिससे लोगों की सेहत खराब हो। नहीं मिलाया तो फिर हमें उल्टियां क्यों लग रही हैं? तभी लच्छो और उसका नौकर आग में घी डालने आ जाते हैं। लच्छो कहती है, इसने जरूर कुछ मिलाया है। कमबख्त जहरीले पकौड़े खिलाकर लोगों को मारना चाहती है। मैं तो कहता हूँ इसे खूब मारो, इसकी ठेली तोड़ दो और इसे पुलिस के हवाले कर दो। पर भगवान हमेशा सच्चे के साथ होता है, झूठे के नहीं। इससे पहले कि लोग गुड्डी के खिलाफ कुछ करते, एक बुढ़िया वहां आ जाती है और लच्छो के नौकर को जोर से तमाचा जड़ती है और कहती है, झूठे मक्कार बदमाश, मैंने अपनी आंखों से तुझे इसके पकौड़ों पर कुछ छिड़कते देखा है। बोल, तू क्या छिड़क रहा था? जल्दी बता, वरना आज तेरी खैर नहीं। वो मैंने अपनी मालकिन के कहने पर गुड्डी के पकौड़ों और चटनी पर जहरीले केमिकल का छिड़काव किया था। मालकिन इसे यहाँ से भगाना चाहती थी। यह सुनते ही लोगों को लच्छो और उसके नौकर पर बहुत गुस्सा आता है
और वे उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके साथ ही सब गुड्डी से माफ़ी मांगते हैं और उस दिन के बाद गुड्डी के तीखी मिर्च के पकौड़े लोगों की पहली पसंद बन जाते हैं। जल्दी ही गुड्डी अच्छी कमाई कर लेती है और एक अच्छे युवक से शादी करके अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेती है। रामपुर गांव में शीला नाम की एक औरत रहती थी। शीला अपने पूरे पड़ोस में चिपको पड़ोसन के नाम से मशहूर थी, क्योंकि उसके पांव अपने घर में कम ही टिकते थे। जब देखो पड़ोस के घरों में झांकती फिरती थी। अरे अब कहाँ चली? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना नहीं दोगी क्या? खाना बनाकर रख दिया है, खा लो। क्यों खा लूं? तुम खाना लेकर आओ। जहां भी जाना है मुझे खाना खिलाकर ही जाना, समझी? कुछ पड़ोस की खबर भी रखते हो? रात सरिता की बहू को लड़का पैदा हुआ है। तो इसमें अचरज वाली कौन सी बात है? तुम्हें क्या वहां जाकर ढोल बजाना है? आप तो बिल्कुल बुद्धू हो जी, कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। आपसे ज्यादा तो मुझे हमारे पड़ोसी समझते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या समझते हैं हमारे पड़ोसी? जानते भी हो, मैंने बहू की चाल ढाल देखकर पहले ही बता दिया था कि इस बार तो बहू को पक्का लड़का ही होगा, और हो गया। मेरी बुद्धि और अनुभव की तो दाद दे रही होगी सरिता काकी। अच्छा चलो, मैं अभी गई और अभी आई। यह कहकर शीला सरिता के घर की तरफ चल देती है और इधर बेचारा गोपी अपना माथा पीटते हुए कहता है, पता नहीं कब अकल आएगी इस औरत को। सारा दिन पड़ोसियों के घरों में घंटी की तरह टन टन बजती फिरती है। लगता है कि लोग इसे चिपकू पड़ोसन गलत नहीं कहते। उधर शीला सरिता काकी के घर की तरफ जाते हुए रास्ते में जो भी मिलता है उसे सरिता की बहू को लड़का पैदा होने की खबर सुनाने लगती है। अरे कोमल बहन, कहाँ जा रही हो? शीला को देखते ही कोमल का माथा ठनक जाता है और वो कहती है, काट गई बिल्ली रास्ता, अब इस चिपकू से क्या बोलूं। देख नहीं रही हो, मंदिर जा रही हूँ। मंदिर जा रही हो तो बड़ी अच्छी बात है, पर सुनो, एक खुशखबरी तो सुनती जा। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं सुनना, बाद में आकर सुनाना। यह कहकर कोमल मंदिर की तरफ बढ़ जाती है और शीला अपना सा मुंह लेकर रह जाती है और कहती है, बाद में आकर सुनाना। हाँ, बात तो ऐसे कर रही है जैसे मीराबाई की भी कुछ लगती हो और मंदिर का भगवान इसी के इंतजार में बैठा हो। हाँ नहीं तो। यह कहकर शीला सरिता के घर की ओर चल देती है। फिर वह जैसे ही सरिता के घर पहुंचती है, सरिता का बेटा रोहित कहता है, आओ आओ शीला भाभी, बैठो। अरे माँ, हमारी पड़ोसन शीला भाभी आई हैं। आ गई चिपकू कहीं की, अपने घर में तो इसका पैर ही नहीं टिकता। और सुनाओ शीला बहू, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ काकी, खुशी के मारे चली आई। मैंने कहा था ना कि आपकी बहू को लड़का ही होगा। मेरी बात सच निकली। अब तो मिठाई खाऊंगी। मिठाई ही क्यों भाभी, चाय भी पियो। ना ना, मुझे तो मिठाई ही चाहिए। 10 पड़ोसनों का मुंह मीठा करा के ये खुशखबरी भी तो सुनानी है। सच कहूँ बहू, तू तो हमारे पड़ोस का रेडियो, टीवी, अखबार सब कुछ है। घर बैठे बैठाए पड़ोस की सारी खबरें मिल जाती हैं। ठहर, मैं अभी मिठाई लाई। शीला अपनी आदत से लाचार थी। अपना घर छोड़ पड़ोस के घरों में घूमती रहती थी। ना समय देखती थी और ना ही माहौल। जब चाहे किसी के भी घर में टपक पड़ती थी। इसी कारण लोग उसे देखकर खुश होने की बजाय उससे परेशान रहते थे। शीला सबसे ज्यादा रोशनी के घर जाती थी। रोशनी भी उससे खासी परेशान थी, पर अच्छी पड़ोसन होने के नाते उसे सहन करती रहती थी। अरे शीला बहू, तुम आ जाओ, बताओ कैसे आना हुआ। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ काकी, जो पूछोगी कि बताओ बहू कैसे आना हुआ। मैं तो आपकी पड़ोसन हूँ, जब चाहे चली आऊँ। हाँ वो तो ठीक है, पर अभी मेरा बेटा रमेश और बेटी नीतू पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए बोल दिया। अरे बुरा मत मानना। काकी, मैं कोई बंदरिया तो हूँ नहीं जो इनकी किताबें फाड़ दूंगी। प्यार में आ गई, 2 घड़ी बातें कर लूंगी तो उनकी पढ़ाई ना खत्म हो जाएगी। हाँ बात तो यह भी ठीक है, पड़ोसन है,
अपनी चहेती है, फिर कैसे मना कर सकती हूँ। मगर बैठते ही शीला इधर उधर की फेंकने लगती है। इससे रमेश और नीतू डिस्टर्ब हो जाते हैं और उन्हें शीला पर बहुत गुस्सा आता है। रमेश पूछता है, अरे माँ, इतना शोर क्यों कर रही हो? हमें पढ़ने दो ना। इन शीला भाभी को तो कोई काम है ही नहीं, जब चाहे मुंह उठाकर चली आती हैं। ये भी नहीं देखती कि किसी की निजी जिंदगी में दखल पड़ रहा है। बच्चों, तुम ये क्या बोल रहे हो? शीला हमारी पड़ोसन है, भला इसके घर आने में क्या हरज है? हाँ, जिसके आने में नहीं है माँ, बल्कि इसके बार बार टपकने में है। जब देखो अटपकती है। इससे हमारी निजी जिंदगी भी तो डिस्टर्ब होती है ना माँ। रमेश और नीतू की ऐसी खरी खरी बातें सुनकर भी शीला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रोशनी के घर ऐसे ही वक्त बेवक्त टपकती रहती है। इसी कारण इधर रमेश और नीतू दुखी रहते हैं, तो उधर उसके घर में गोपी भी परेशान रहता है। पता नहीं इस शीला भाभी को कब अक्ल आएगी, जब चाहे टपक जाती हैं। हमारी तो जैसे कोई निजी जिंदगी ही नहीं रही। अरे जब देखो पड़ोसियों से चिपकी रहती है, घर में तो टिकती ही नहीं। हे भगवान, कुछ ऐसा कर कि मेरी पत्नी के पैर घर में टिक जाएं। गोपी भगवान से जैसे ही यह प्रार्थना करता है, वैसे ही चमत्कार हो जाता है। कुछ दिन बाद शीला के भाई की शादी आ जाती है और वह भाई की शादी में रौब दिखाने के लिए महंगे महंगे कपड़े और गहने खरीद कर लाती है। गोपी उसे समझाता है, देखो भाग्यवान, एक बात मेरी भी मान जाना। इन महंगे कपड़ों और गहनों की पड़ोस में नुमाइश करती मत फिरना। किसी का क्या भरोसा, कब नियत में खोट आ जाए। पर शीला तो अपनी आदत से मजबूर थी, भला उससे कहाँ रोका जाता। वह अपने कपड़े और गहनों की पूरे पड़ोस में नुमाइश करती फिरती है, खूब बढ़ा चढ़ा कर बात करती है और फूली नहीं समाती। क्यों रोशनी काकी, रानी महारानियों जैसे कपड़े और गहने लाख से ऊपर रुपए खर्च किए हैं। भाई की शादी में तो मैं ही दिखाई दूंगी। अरे हंस बाद में लेना, पहले यह तो बता कि तू भाई की शादी में जा कब रही है? 1-2 दिन में चली जाऊंगी काकी, और पूरे 15 दिन बाद लौटूंगी। हाँ, चलो 15 दिन ही सही, कुछ दिन तो राहत मिल ही जाएगी। कुछ कह रही थी काकी? अरे ना, कुछ नहीं कह रही थी। मगर शीला को अपने कपड़ों और गहनों की यह नुमाइश महंगी पड़ जाती है। किसी चोर को पता था कि शीला के पैर घर पर नहीं टिकते। एक दिन जैसे ही गोपी खेतों में और शीला पड़ोस में जाती है, चोर उसके गहनों पर हाथ साफ कर जाता है। बस फिर क्या था, शीला की सारी खुशी मातम में बदल जाती है। वह दुखी होकर कहती है, हाय हाय, चोर ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लाखों के गहने कपड़े ले उड़ा। अब मैं अपने भाई की शादी में कैसी दिखूंगी? जैसी अब दिख रही हो वैसी ही दिखोगी। पहनना यही पुराने कपड़े। अरे कितनी बार समझाया कि घर पर टिका करो, पर नहीं मानी। सारा दिन पड़ोसनों से चिपकी फिरती है। अब भुगतो। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। अरे अब रोने से क्या होगा, आगे संभल कर चलने की सोच। आगे तो संभल कर चलना ही पड़ेगा काकी। इस तरह शीला को समझ आ जाती है कि पड़ोस में उठने बैठने का भी समय होता है और अपने घर की देखभाल करना भी जरूरी होता है। फिर उस दिन के बाद शीला चिपकू पड़ोसन से अच्छी पड़ोसन बन जाती है।